हेलो एवरीवन, आज के क्लास के अंदर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके कुछ टॉपिक्स हम लोग ब्रीफ के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी कंप्लीटली डिटेल के अंदर जो हमारा बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। एक बार कुछ लोग ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग आज के क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का, एंड इसका कंप्लीट नाम है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने हैं। सो सबसे पहले जो हम लोग ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी जो है वो होता क्या है। ठीक है, उसकी सिंपली हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी जो इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब पहले इसके अंदर क्या क्या हुआ था। मेनली हम लोग यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे, मतलब किन किन साइंटिस्ट का क्या क्या हो रहा है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो अलग अलग ब्रांचेस होती है माइक्रोबायोलॉजी की, तो उनके बारे में जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारी लाइफ के अंदर या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। देन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन कर, एक बार आप बता दीजिए आपको क्लियर आवाज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो। ठीक है, हम लोग देखते हैं सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी जो इसका क्या मतलब होता है। सो
फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी हमारा 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसकी फर्स्ट यूनिट है, उसके कुछ टॉपिक्स हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी है इसका क्या मतलब होता है। तो ये 3 वर्ड से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट वर्ड इज माइक्रो, सेकेंड इज बायो एंड थर्ड इज लॉजी या फिर इसे लोकस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटा जो है, ये मतलब होता है माइक्रो का। देन बायो का मतलब होता है लिविंग, मतलब जो जीवित चीज है, मतलब जो जिसके अंदर प्राण है, उस चीज को हम लोग कहते हैं बायो या फिर लिविंग, ठीक है। देन लॉजी, लॉजी या फिर इसे हम लोगस भी कह सकते हैं, तो इसका मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी, ठीक है। तो सिंपली माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब होगा, साइंस या फिर स्टडी स्मॉल लिविंग बींग्स की, मतलब जो बहुत ही छोटे छोटे से जीव जंतु होते हैं उनकी साइंस या फिर उनकी स्टडी हम लोग करते हैं, तो उस चीज को जो है माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल टू बी विजिबल विद नेकेड आईज, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब होता है, हम ऐसे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं एंड जो हमें हमारी नॉर्मल आईज से जो है दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो सिंपली माइक्रोबायोलॉजी जो है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमारी आईज से हमें दिखाई नहीं देते हैं। एंड इनकी स्टडी करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप जो है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो हम बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि एल्गी हो गए, जैसे कि फंजाई हो गए, जैसे कि वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए एंड और भी बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है वो चीज हम लोग को यहाँ पर पता चल गई। सीधे सीधे व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन हमारे पास 2 बार में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट सेकंड जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी जो इसका इतिहास क्या है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली जो है कुछ साइंटिस्ट के नाम डिस्कस करेंगे एंड उन साइंटिस्ट का क्या क्या रोल रहा है वो चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग 5 साइंटिस्ट के नाम डिस्कस करेंगे एंड उनका क्या रोल रहा है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, वो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो हमारे पास आते हैं वो है एंटोनी वैन ल्यूवेंटल, ठीक है। इन्हें जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है। हमसे यहाँ पर जो हमारे पास थ्योरी का एग्जाम होता है वहाँ पर 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद में जो एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है एंटोनी वैन ल्यूवेंटल को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करा था, ठीक है। देन उसके बाद में सेकेंड साइंटिस्ट हमारे पास में आते हैं लुइस पास्चर। लुइस पास्चर जो है इन्होंने फर्मेंटेशन की स्टडी करी थी। देन इन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक हमारे पास में कोई भी एक चीज है, ठीक है, उसे कम्प्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना जो है वो स्टेरिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे पास में एक प्रोडक्ट है, जैसे हम मान लेते हैं कोई सिरप है हमारे पास, ठीक है, उससे हम कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं, उस चीज को जो स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। तो लुइस पास्चर जो इन्होंने फर्मेंटेशन को इंट्रोड्यूस करा था। देन इन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करा था। देन इन्होंने पास्चराइजेशन जो है इसके बारे में भी बताया था। पास्चराइजेशन के अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइल्ड हीट, मतलब मीडियम हीट की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करा जाता है, उस चीज को पास्चराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। नाउ थर्ड साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के नाम से हम लोगों ने बायोलॉजी के अंदर भी बहुत ज्यादा सुना है, क्योंकि ये क्या होते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी होते हैं। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं, इस चीज के बारे में भी इन्होंने हमें बताया था, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन होती है उसे डिस्कवर करा था। एंड पेनिसिलिन हमें मिलती किससे, मिलती है हमें पेनिसिलियम नोटिफम से, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं रॉबर्ट कॉच। इन्हें जो है फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर है रॉबर्ट कॉच एंड सिंपली माइक्रोबायोलॉजी के उनके फादर कहा जाता है एंटोनी वैन ल्यूवेंटल को, ठीक है।
एंड रॉबर्ट कॉच जो है, इन्होंने बैक्टीरिया जो है उनका क्या रोल रहता है किसी के अंदर बीमारी कॉज करने के अंदर, वो चीज़ भी उन्होंने बताई थी। सो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने 5 साइंटिस्ट जो है उनके नाम देख लिए, उनका रोल क्या था वो चीज़ हम लोगों ने देख ली। ठीक है, बाकी जो हमारा जो कोर्स है उसके अंदर आपको और ज़्यादा डिटेल के अंदर हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन करा गया है, तो वो चीज़ आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 5 साइंटिस्ट जो इनके रोल हम लोगों ने देख लिए कि इनके क्या क्या रोल जो है वो रहते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। एंड इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये रहेगा कि हमें पता होना चाहिए कि एंटोनी वैन लेeuwenhoek जो है इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट है लुइस पास्चर, इन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में, पास्चराइजेशन के बारे में बताया था। ठीक है, देन नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं एरिस्टोटल, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, तो ये चीज भी याद रखनी बहुत ज्यादा हमें जरूरी है। देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका भी नाम हम लोगों ने बहुत सारी जगह पर पढ़ा है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो डिस्कवर करी थी। देन रॉबर्ट कॉच जो है, इन्हें भी फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, तो इनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया माइक्रोबायोलॉजी का, साथ साथ हिस्ट्री जो है वो माइक्रोबायोलॉजी की देख। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास अन अकेडमी के ऊपर बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का जो है बैच अपलोडेड है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये कि ये बैच जो है वो रिकॉर्डेड है, तो इसके अंदर आपको टाइम का जो है कोई भी इशू नहीं रहेगा। आप इसे परचेज करने के बाद जब चाहे जिस टाइम भी आप फ्री हो उस टाइम बैठ करके देख सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर कंप्लीट सारे के सारे सब्जेक्ट जो है बहुत ही डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करे गए हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाली है। एंड लैंग्वेज जो है वो भी इसके अंदर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन करा गया है। नोट्स आपको सारे इंग्लिश के अंदर दिए गए हैं, एक्सप्लेन जो है उसे हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर मिक्स करा गया है। ठीक है, अभी के लिए जो इसका प्राइस है वो बहुत ही कम है आपके लिए, बट अभी 3 दिन के लिए ये ऑफर आपके पास में। अच्छा, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो अगर आप डिस्टर्ब ज़्यादा आवाज़ आए तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, उसके लिए पहले से सॉरी। बाकी नेक्स्ट टाइम तक ये काम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास होगी तब तक, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्या बता रही थी, हमारे पास बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का जो है वो बैच यहाँ पर हम लोगों ने लॉन्च करा हुआ है। इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो 1499 है, 73% डिस्काउंट है हमारे पास में। एंड साथ ही साथ अगर आप ये 10% ऑफ वाला कोड अप्लाई करेंगे कवर 10, इससे आपको टोटल अभी के लिए जो है कोर्स 359 रुपीज़ का मिल रहा है। ठीक है, एंड ये ऑफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए एप्लीकेबल है, तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं एंड अगर आपके एग्जाम जल्दी आने वाले तो आप इसे जरूर जरूर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम हमारे टॉपिक पर आते हैं वापस से। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो हमने यहाँ पर 6 ब्रांचेज जो है माइक्रोबायोलॉजी की वो लिखी हुई है। सबसे पहले आती है बैक्टीरियोलॉजी। तो नाम से हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं बैक्टीरियोलॉजी जो है इसका सिंपली मतलब हुआ स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की कंप्लीट स्टडी जो है वही यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगी। वही माइकोलॉजी, तो माइको का मतलब होता है फंजाई, तो फंजाई की जो स्टडी है वो कहलाएगी माइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में आता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का सिंपली मतलब होता है स्टडी ऑफ वायरस। ठीक है, वायरस की स्टडी जो है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजूलॉजी। तो प्रोटोजूलॉजी जो है इसका मतलब है जो प्रोटोजुआ होते हैं हमारे पास में, जो अलग अलग डिजीज जो है वो कॉज करते हैं, तो उनकी स्टडी जो होती है वो प्रोटोजूलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइकोलॉजी। अब जो हमारे पास एक फाइकोलॉजी एंड एक माइकोलॉजी, इन दोनों वर्ड्स के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हमें क्या लगता है फाइकोलॉजी का मतलब है फंजाई की स्टडी, बट ऐसा नहीं होता। माइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फंजाई एंड फाइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। देन आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे पास में 6 ब्रांचेस थी माइक्रोबायोलॉजी की। एंड ये सारी की सारी ब्रांचेस जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रोब की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजुआ, पैरासाइट, के सारे क्या होते हैं, ये माइक्रोब्स ही होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ये होते हैं। तो ये सारी जो है ये ब्रांचेस आ गई माइक्रोबायोलॉजी। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो इसका स्कोप क्या होगा एंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है,
तो आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो मैं टॉपिक्स आपको जल्दी जल्दी जितना भी हम लोग को डिस्कस करा जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप यहाँ पर साइड में पूछ सकते हैं, डाउट वाले सेक्शन के अंदर आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। सो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस क्या होती है माइक्रोबायोलॉजी की, मतलब माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसके अंदर जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसका फ्यूचर के अंदर स्कोप क्या है एंड इसका हमारी डेली लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है, वो चीज़ हम लोग को इस टॉपिक के अंदर देखनी है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी का रोल रहता है। जैसे कि पेनिसिलिन है, तो इसे जब प्रोड्यूस करा जाता है उसके अंदर कहीं ना कहीं माइक्रोब का रोल रहता है, तो इस तरीके से जो है माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप ये हो जाता है। देन बेकिंग इंडस्ट्री जो है इसके अंदर भी माइक्रोब्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ईस्ट जो है वो ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम होता है, ठीक है। देन विटामिन प्रोडक्शन के अंदर भी माइक्रोब्स का रोल रहता है, जैसे कि राइबोफ्लेविन्स जो हैं इनके प्रोडक्शन के अंदर। देन वैक्सीन के प्रोडक्शन के अंदर तो हमें पता ही है कि वायरस का रोल रहता है मेनली, तो माइक्रोब्स का रोल रहता है वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि बीसीजी वैक्सीन जो है इसे ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने में यूज में लिया जाता है, एंड ये जो है ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी की हेल्प से ये बनती है। देन नेक्स्ट माइक्रोब्स जो होते हैं इन्हें फूड के रूप में भी यूज करा जाता है, जैसे कि एल्गी है, जेलीडियम एंड ग्रेशिलाइया, ठीक है। ये जो है ये आकार आकार प्रोड्यूस करती है। ये होता क्या है, ये एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसे कि आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज करा जाता है। तो इन्हें खाने के रूप में यूज करा जाता है क्योंकि इन्हें आइसक्रीम को बनाने के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। देन डेयरी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के अंदर भी इनका रोल रहता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कर्ड मतलब दही, बटर, चीज इनके प्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हम लोग के पास क्या आता है कि अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका रोल रहता है, जैसे कि ईस्ट जो है इसे यूज करा जाता है अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली ब्रांचेस देखी माइक्रोबायोलॉजी के, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस इसका क्या होता है वो चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखी। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इनमें से जो हाई हाई लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं यूकैरियोट्स, ठीक। एंड प्रोकैरियोट्स जो होते हैं हमारे पास में लो लेवल के ऑर्गेनिजम्स जो है वो होते हैं, ठीक है। एंड प्रोकैरियोट्स लो लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोट्स जो है ये हाई लेवल के ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स जो है माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनके अंदर सिंगल सेल होता है। इनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो उसकी मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, एंड इनके अंदर किसी भी तरह के स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर दूसरे जो ऑर्गेनल है किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनल जो है इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हमारे पास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो आते हैं बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सिंपली हो गया प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूकैरियोट्स जो है ये क्या होते हैं। तो ऐसा कोई भी सेल या फिर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सेल या ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो यूकैरियोट्स होते हैं। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है, एंड डीएनए जो है इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड देन यूकैरियोट सिंपली क्या होगा, ये सिंगल सेल नहीं होते, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस भी होता है, उसकी मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। देन क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन यूकैरियोट्स जो इसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल आते हैं मेनली आते हैं मेनली जो इसके अंदर एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिज्म के वो आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, उनकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो देखी, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका डायग्राम बता रखा है कि किस तरीके से जो एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। इसके अंदर सेल वॉल होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। प्लाज्मिड होता है, ये जो है प्लाज्मिड है।
देन इसके बाद में इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, पिलाई प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। देन ये जो कंप्लीट यहाँ पर जो खाली खाली स्ट्रक्चर बचा हुआ है, खाली खाली जगह जो है वो साइटोप्लाज्म होती है। देन इसमें स्लाइम कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। देन इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से जो है प्रोकैरियोटिक सेल होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो एक सिंपल यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे पास में ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गोल्गी अपैरेटस आ गया। इसके अंदर प्रॉपर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमैटिन होता है जो कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियर एनवेलप भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, खाली खाली जगह जो है वो साइटोप्लाज्म होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपली क्या है, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में इन दोनों का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है एंड यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स की सिंपली डेफिनेशन क्या होती है वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देखी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस जो है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इसके अंदर हमने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की डेफिनेशन देख ली। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम इनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। तो पहला जो हमारे पास में कॉलम है, इसके अंदर हमारे पास में बेसिस लिखा हुआ है कि किस बेसिस पर हम लोग इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पर यूकैरियोट्स के पॉइंट्स जो है वो लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स जो है इनके अंदर टिपिकल ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या आते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो टिपिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर जो होते हैं वो आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद में टिपिकल साइज क्या होता है, मतलब जो अभी हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल देखा उसका जो है टिपिकल साइज क्या होता है, मतलब जनरल साइज उसका क्या होता है। तो प्रोकैरियोट्स का जो है 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। देन उसके बाद में यूकैरियोट्स जो है इनका 10 to 100 माइक्रोमीटर जो है वो साइज होता है। तो प्रोकैरियोट्स का साइज जो है वो यूकैरियोट से बहुत ज्यादा छोटा जो है वो होता है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हम यहाँ पर देखें इसका 1 to 10 है तो इसका 10 to 100 है। तो अगर हम 100 को देखें तो ये 10 टाइम्स जो है वो ज्यादा है हमारे पास में प्रोकैरियोट्स के साइज में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें टाइप ऑफ न्यूक्लियस की। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रोकैरियोट्स जो है इसके अंदर कोई रियल न्यूक्लियस होता ही नहीं है। न्यूक्लियोइड जो है वो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियोइड जो है वो न्यूक्लियस के रूप में प्रेजेंट होता है जो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में यूकैरियोट्स जो है इसके अंदर रियल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन्स जो है वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डीएनए। डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर यूजुअली सर्कुलर होता है, मतलब सर्किल होता है। ठीक है, एंड जो हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, मतलब इस तरीके से कुछ जो है इसका स्ट्रक्चर हमारे पास में डीएनए का हो जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है 50s प्लस 30s या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि 70s जो है इसके अंदर होते हैं राइबोसोम्स। एंड यूकैरियोट्स जो है इसके अंदर 60s प्लस 40s जो है राइबोसोम्स होते हैं, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास में 80s जो है वो होते हैं। ठीक है, 80s होता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है सिंपल, बहुत ही सिंपल डिवीजन जो कि बाइनरी फिजन होता है वो जो है सेल डिवीजन इसके अंदर होता है। एंड यूकैरियोट्स जो है इनके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस एंड मियोसिस, ये दोनों जो है वो होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो इसलिए हम लोग को पता है कि हमारे अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन जो है वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। तो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इसके अंदर किसी तरह का कोई क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता।
जो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक तरह का ऑर्गेनल ही होता है, तो वो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता। एंड यूकैरियोट्स जो होते हैं इसके अंदर एक तो एल्गी जो हमारे पास आते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लांट्स में उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हम सबको पता है, ठीक है। देन हमारे पास में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी बहुत ही स्पेशल सेल ऑर्गेनल है जो कि पावर हाउस ऑफ सेल होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी किसी तरह का कोई भी जो हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोट्स के अंदर जो है एक से लेकर के सेवरल थाउजेंड जो है हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आता है आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब आरएनए किस तरह का होता है या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो किस तरीके से होता है। तो जो हमारे पास में प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर आरएनए एंड प्रोटीन दोनों का सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारे पास में यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर आरएनए का सिंथेसिस जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, दूसरा जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ही कम स्ट्रक्चर जो है मतलब ना के बराबर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो हमारे पास में यूकैरियोट्स होते हैं इसके अंदर हाईली स्ट्रक्चर्ड एंडोमेम्ब्रेन्स होते हैं एंड साइटोस्केलेटन होते हैं, ठीक है। सो जो हमारे पास में यूकैरियोट्स हैं ये इसके अंदर हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं एंड एंडोमेम्ब्रेन्स एंड साइटोस्केलेटन के द्वारा इनका जो स्ट्रक्चर है वो होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को आज जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करे थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आज के टॉपिक्स जो थे वो थोड़े लंबे थे बट मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है एंड वो आवाज़ शायद आप लोगों को भी आ रही होगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। बाकी नेक्स्ट टाइम शोर नहीं आएगा तो हम आराम से जो है पूरी क्लास करेंगे, ठीक है। तो कोर्स जो है थर्ड सेमेस्टर का वो आप लोग जरूर से परचेज कर लेना अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो। और अगर आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर कहीं भी डाउट आए तो हमारे पास यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। जैसे हम लोग को इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस करना था, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है इसकी सिंपली डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। देन हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने कुछ साइंटिस्ट के नाम जो है वो देख लिया, उनका क्या रोल हमारे पास रहा है वो हम लोगों ने देख लिया। देन ब्रांचेज जो है माइक्रोबायोलॉजी की वो भी हम लोगों ने देख ली। माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वो भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। देन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से डिटेल के अंदर जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये कोर्स भी यहाँ पर देख लीजिए, आप 3 दिन के अंदर जो इसका ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो इसे परचेज कर लेना क्योंकि इसके अंदर क्या ही रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप इसे कभी भी किसी भी टाइम एंड कहीं पर भी जो है आराम से बैठ करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए जो ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 359 का जो है वो पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आपने इस क्लास को ज्वाइन करा। क्लास को ज्वाइन करने के लिए नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग दूसरी क्लास जब लेंगे तो वहाँ पर हम लोग आराम से बैठ करके जो है सारी की सारी